नमस्कार। आज हम कुछ नक्शों और पुराने दस्तावेजों के जरिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी समझने वाले हैं। कहानी इस बात की कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी, सिर्फ एक कंपनी ने महज 150 सालों में पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे, है ना? मतलब व्यापारियों का एक ग्रुप रूलर कैसे बन गया और उसने एक पूरे साम्राज्य की सरहदों को नए सिरे से कैसे खींच दिया? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। जरा इन दो नक्शों को देखिए। बाईं तरफ है 17वीं सदी के आखिर का मुगल साम्राज्य और दाईं तरफ सिर्फ 150 साल बाद का भारत। ये जो बदलाव दिख रहा है ना, ये सिर्फ कागज पर खींची लकीरों का नहीं है। ये तो एक पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत का बदलना है। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे भारत से जो उस वक्त अंदर से टूट रहा था, बिखर रहा था, और अंग्रेजों के लिए ये एक खाली कैनवस जैसा था जिस पर वो अपनी मर्जी की कोई भी तस्वीर बना सकते थे। देखिए, 18वीं सदी की शुरुआत होते होते एक जमाने का ताकतवर मुगल साम्राज्य, उसकी पकड़ बहुत कमजोर हो चुकी थी। वो कई छोटे छोटे राज्यों और गुटों में बिखर गया था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ये सब आपस में ही लड़ रहे थे। तो माहौल कैसा था, जरा सोचिए। एक तरफ मुगल सत्ता ढह रही थी, दूसरी तरफ मराठा और निजाम जैसी लोकल पावर एक दूसरे से भिड़ रही थीं, और इसी बीच फ्रांसीसी और अंग्रेज भी अपनी जगह बनाने की दौड़ में थे। मतलब पूरी तरह उथल-पुथल का माहौल था। और इसी उथल-पुथल ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सुनहरा मौका दे दिया, जिसके पास उस वक्त तक सिर्फ कोस्टल एरिया में कुछ छोटी-छोटी बस्तियां थीं। और बस कंपनी ने इसी मौके का फायदा उठाया। उन्होंने व्यापार से एक कदम आगे बढ़ाया और जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और यहीं से भारत के नक्शे पर पहली ब्रिटिश लकीरें खिंचनी शुरू हो गईं। इसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था 1757 में प्लासी की लड़ाई। ये एक ऐसी जीत थी जिसने रातों रात कंपनी को भारत के सबसे अमीर सूबों में से एक बंगाल का असल मालिक बना दिया। आप कह सकते हैं कि ये उनके आने वाले साम्राज्य की नींव का पहला पत्थर था। अच्छा, शुरुआत में उन्होंने सीधे सीधे कब्जा करने की जगह एक बहुत ही चालाक स्ट्रैटेजी अपनाई। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, उन्होंने अवध जैसे राज्यों को बफर स्टेट बना दिया। अब ये बफर स्टेट क्या होता है? मतलब ये राज्य अंग्रेजों के इलाके और उनके दुश्मनों जैसे कि मराठों के बीच एक शील्ड, एक ढाल का काम करते थे। लेकिन ये जो सावधानी वाली रणनीति थी ना, ये ज्यादा दिन नहीं चली। जल्द ही इसकी जगह ले ली एक एग्रेसिव पॉलिसी ने, और ये हुआ गवर्नर जनरल वेलेस्ली के आने के साथ। उनके आते ही कंपनी के इरादे और भी बड़े हो गए। वेलेस्ली का इरादा एकदम साफ था। उन्होंने ये समझ लिया था कि अगर भारत में टिकना है तो सिर्फ व्यापार से काम नहीं चलेगा। कंपनी को यहाँ की सबसे बड़ी ताकत, सुप्रीम पावर बनना ही होगा। अब खेल सिर्फ मुनाफे का नहीं था, अब वो शासक बनना चाहते थे। और इस मकसद के लिए उनका सबसे बड़ा हथियार बना सब्सिडियरी सिस्टम, यानी सहायक संधि। अब नाम से तो लगता है कि ये कोई मदद या दोस्ती की संधि होगी, लेकिन असल में ये एक बहुत ही शातिर जाल था। होता यह था कि भारतीय राजाओं को सुरक्षा देने के नाम पर कंपनी अपनी फौज उनके राज्य में तैनात कर देती थी, और मजे की बात यह कि उस फौज का सारा खर्च उसी राजा को उठाना पड़ता था। तो ये सिस्टम काम कैसे करता था, जरा समझिए। स्टेप 1, राजा से सुरक्षा के लिए एक ट्रीटी साइन करवाई जाती थी। स्टेप 2, ब्रिटिश सैनिकों की एक टुकड़ी को राजा के ही राज्य में रख दिया जाता था। स्टेप 3, इन सैनिकों का सारा खर्चा, एक मोटी रकम, राजा को ही चुकानी पड़ती थी। और अब आता है स्टेप 4, जो सबसे खतरनाक था। अगर कोई राजा पैसे नहीं दे पाता तो उसे अपनी ही जमीन का एक टुकड़ा अंग्रेजों को देना पड़ता था। नतीजा क्या हुआ? राजा की आजादी भी गई और जमीन भी। और इस पॉलिसी का असर भारत के नक्शे पर तुरंत दिखने लगा। 1799 में टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर को बांट दिया गया। और जानते हैं इससे क्या हुआ? पहली बार भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट पर जो अंग्रेजों के अलग अलग इलाके थे, वो जमीन के रास्ते एक दूसरे से जुड़ गए। और ये सिलसिला रुका नहीं। बस कुछ ही सालों में 1805 आते आते दिल्ली और आगरा जैसे बड़े और जरूरी शहर भी कंपनी के कंट्रोल में आ गए। और याद है अवध, जो कभी एक बफर स्टेट हुआ करता था, अब वो बेचारा चारों तरफ से ब्रिटिश इलाकों से घिर चुका था। और फिर एंट्री होती है लॉर्ड डलहौजी की,
जिसने भारत के नक्शे को बदलने के इस काम को आप कह सकते हैं कि एक तरह से फाइनल टच दिया। ये जमीन हड़पने का सबसे तेज और शायद सबसे बेरहम दौर था। डलहौजी का हथियार था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसके मुताबिक अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा मतलब नेचुरल वारिस नहीं होता तो उसका राजपाट सीधे सीधे ब्रिटिश राज में मिला लिया जाता था। गोद लिए हुए बेटे को वारिस नहीं माना जाता था। सोचिए, इस एक नियम ने कई भारतीय राजघरानों को रातों रात सड़क पर ला दिया। और इस पॉलिसी का असर अरे बिजली की रफ्तार से हुआ। जरा देखिए, 1843 में सिंध गया, 48 में सतारा, 49 में पंजाब, 53 में झांसी, 54 में नागपुर और आखिर में 1856 में अवध भी। मतलब एक के बाद एक दशक से भी कम वक्त में बड़े बड़े राज्य ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन गए। और ये देखिए 1856 का नक्शा, 1857 के बड़े विद्रोह से ठीक पहले का। वो कहानी जो हमने शुरू की थी वो यहां आकर अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गई थी। ब्रिटिश इलाका अपने पीक पर था और उनकी ताकत भी। लेकिन जानते हैं, इतने बड़े और अलग अलग तरह के इलाकों पर कब्जा कर लेना एक बात है और उन पर कंट्रोल बनाए रखना बिल्कुल दूसरी। तो अब असली चैलेंज था इस विशाल साम्राज्य को एक साथ जोड़कर कैसे रखा जाए। ये जो नया साम्राज्य बना था ये कोई एक जैसा नहीं था। ये एक तरह का पैचवर्क था। इसमें कुछ इलाके थे जिन पर अंग्रेज सीधे हुकूमत करते थे, इन्हें कहते थे ब्रिटिश प्रोविंसेस। और दूसरी तरफ थी रियासतें, जहां राजा तो भारतीय ही थे पर वो अंग्रेजों के अंडर काम करते थे। इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को चलाना वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती का हल टेक्नोलॉजी से निकला। रेलवे लाइनों के इस लोहे के जाल ने देश की भौगोलिक दूरियों को ही खत्म कर दिया। अब फौज, अफसर और सामान सब कुछ बड़ी तेजी से एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकता था। और जाहिर है इससे पूरे देश पर कंट्रोल करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया। और फिर हुआ 1857 का विद्रोह। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को रेलवे की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और भी अच्छे से समझा दी। उन्हें समझ आ गया कि राज करना है तो रेलवे जरूरी है। इसके बाद तो रेलवे लाइनें बिछाने का काम और भी तेजी से हुआ ताकि भविष्य में अगर कहीं कोई विद्रोह हो तो उसे फौरन कुचला जा सके। और अब जरा इन दो नक्शों को देखिए। ये हमें दिखाते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ी। बाईं तरफ है 1939 का ब्रिटिश इंडिया और दाईं तरफ है 1947 में आज़ादी और बंटवारे के बाद का नक्शा। कमाल की बात यह है कि जो सरहदें अंग्रेजों ने अपने राज के लिए खींची थीं, लगभग वही लकीरें आने वाले नए देशों की बुनियाद बन गईं। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, ये जो लकीरें 100-150 साल के दौरान खींची गई थीं, उन्होंने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बनाया बल्कि उन देशों की नींव भी रखी जो आज दुनिया के नक्शे पर हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि इस नक्शे को बनाने की विरासत आज हमारे समाज में, हमारी राजनीति में और हमारी पहचान में किस किस तरह से जिंदा है।